हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम 16 क्वेश्चन से लेकर के 30 क्वेश्चन तक हिंदी पेडागोजी के कराएंगे। तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। आने वाला एग्ज़ाम जो सीटेट एग्ज़ाम है, तो इस एग्ज़ाम के लिए सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आइए देखिए इसमें पहला वाला क्वेश्चन कि उच्च कक्षाओं में, अब देखिए उच्च कक्षाओं में क्या होता है कि पहला वाला ऑप्शन दिया गया है कि साहित्य साध और भाषा कौशल साधन, यानी उच्च कक्षाओं में तो साहित्य साध और भाषा कौशल साधन। या सेकंड है कि केवल छंद अलंकारों को समझने का प्रयास करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, यानी ये जो है तो उच्च कक्षाओं में केवल छंद अलंकारों को समझने का प्रयास करना ही तो ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। या भाषा कौशल साध्य और साधन है साहित्य, यानी भाषा कौशल साध्य है और साधन जो है तो वो साहित्य है। उसके बाद डी है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो देखिए कि उच्च कक्षाओं में तो इसमें सही ऑप्शन देखिएगा तो वो है कि भाषा कौशल साध्य है और साधन साहित्य है। तो यही उत्तर इसका जो है सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 17 है कि सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं। देखिएगा कि सपना जो है तो सपना एक टीचर है, अध्यापिका है, तो वो अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। अब आप निम्नलिखित में से तो सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं। तो पहला वाला देखिएगा, यही पहला वाला ऑप्शन है कि विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना, यानी सबसे ज़्यादा प्रभावी तो ये होगा कि विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना। या बी वाला देखिएगा कि शब्दों को ज़ोर ज़ोर से बोलना। उसके बाद सी है कि कहानी को बोल बोल कर पढ़ना, तथा डी है कि समाचार पत्रों का वाचन करना। तो आइए देखिएगा कि जब एक अध्यापिका यानी सपना जो है तो वो एक अध्यापिका है, तो वो अपने कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावी ये होगा कि हम विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 18 है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों की शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर इसमें कहा गया है कि मुहावरों और लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में तो इसके लिए सर्वाधिक क्या होगा। तो पहला वाला देखिएगा कि मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करना, यानी ये सर्वाधिक होगा। या अगला वाला देखिएगा कि अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा तो भाषा को अलंकारिक बनाना। या अगला हम देखेंगे कि संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग को समझना और उनका प्रयोग करना। तथा डी वाला देखिएगा कि मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ समझाने का प्रयत्न करना। तो देखिए कि इसका सही उत्तर हो जाएगा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे और लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में तो हमारे लिए सबसे सर्वाधिक उपयुक्त ये होगा कि संदर्भानुसार मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग को समझना और उनका प्रयोग करना, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 है कि व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें, तो देखिए कि व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति तो अपेक्षाकृत अधिक उचित है तो जिसमें क्या होता है। तो पहला है कि बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं, यानी सबसे उचित जो है तो सबसे उचित पद्धति ये होगी कि बच्चे जो है तो वो नियमों को कंठस्थ कर लेंगे, यानी रट लेंगे। या अगला वाला देखिएगा कि बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं। उसके बाद में है कि बी नियमों जो है बच्चे नियमों से उदाहरणों की ओर जाते हैं। तथा डी है कि बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए कि व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें जो है तो बच्चे नियमों से उदाहरणों की ओर जाते हैं, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए हम अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे कि भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है, यानी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है। तो पहला है कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना, यानी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य
तो पहला वाला है कि बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया अपनाना, या बी है कि अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु साक्ष्य जुटाना। यानी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य ये है कि बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु तो साक्ष्य जुटाना, या सी वाला देखिएगा कि बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना। यानी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है कि बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना, या अगला है कि मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना। तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य ये है कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन नंबर 21 है कि हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में तो कौन सा कथन उचित नहीं है। अब इसमें कहा क्या गया है कि हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में तो कौन सा कथन उचित नहीं है। तो पहला वाला देखिएगा कि यह बताता है कि बच्चों को किस तरह की मदद की ज़रूरत है, यानी ये कथन जो है तो उचित नहीं है। या बी है कि यह बच्चे के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है। सी है कि यह बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है। उसके बाद डी है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों की सीखने की क्षमता और तरीके के बारे में जानकारी देता है। तो आइए देखिए कि हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में तो कहा क्या गया है कि कौन सा कथन जो है तो उचित नहीं है। देखिएगा इसमें निगेटिव पूछा गया है कि कौन सा कथन उचित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में तो ये कथन उचित नहीं है कि यह बच्चों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है। तो ये कथन जो है तो ये कथन उचित नहीं है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी जब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। तो पहला है कि पढ़ने की गति, यानी पढ़ने की गति जो है तो पढ़ना कौशल में सबसे महत्वपूर्ण है, या अर्थ एवं अनुमान, या शब्दों का उच्चारण, या वर्गों की पहचान। तो देखिए कि पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पूछा गया है। तो पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा शब्दों का उच्चारण। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं। यानी जब पीआरटी लेवल पर जब बच्चे छोटे होते हैं तो किस तरह की कविताएं पसंद करते हैं। तो पहला वाला देखिएगा कि जिनमें मूल्य हो, यानी प्राथमिक स्तर पर बच्चे ऐसी कविताएं पसंद करते हैं कि जिनमें कोई मूल्य हो, या जिनमें योग्यता हो, या जिनमें नवीन शब्दों का भंडार हो, या जिनमें तुकबंदी हो। तो देखिए कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे कविताएं जो पसंद करते हैं तो ऐसी कविताएं पसंद करते हैं कि जिनमें कोई तुकबंदी हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधा का अनिवार्यता सस्वर पठन किया जाना अपेक्षित है। तो पहला है निबंध, बी है एकांकी, सी है जीवनी, तथा डी है आत्मकथा। तो देखिए इसमें कहा क्या गया है क्वेश्चन में कि कौन सी विधा का अनिवार्यतः सस्वर पठन किया जाना अपेक्षित है। तो वो है एकांकी, यानी वो विधा है एकांकी जिसमें अनिवार्यतः सस्वर पठन का जो है किया जाना अपेक्षित है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकांकी। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहला वाला देखिएगा कि भाषा कौशलों के बारे में पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि भाषा के कौशलों में केवल पढ़ना लिखना महत्वपूर्ण है। उसके बाद बी है कि भाषा के मूल रूप में कौशलों में से केवल सुनना बोलना ही महत्वपूर्ण है। सी है कि भाषा के कौशल केवल क्रमबद्ध रूप से ही सीखे जाते हैं। या डी है कि भाषा के कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। तो कहा क्या गया है क्वेश्चन में कि भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है। तो देखिए कि भाषा कौशलों के बारे में
भाषा के कौशल परस्पर अंतः संबंधित है, ये कथन जो है तो सही हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 है कि भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता। यानी ये भाषा शिक्षण की वो कौन सी विधि है कि जिसमें जो है मातृभाषा को मध्यस्थ यानी बीच में नहीं रखा जाता। तो पहला है व्याकरण विधि, बी है सूत्र विधि, सी है अनुवाद विधि तथा डी है प्रत्यक्ष विधि। तो देखिए कि भाषा शिक्षण की वो विधि है कि जिसमें मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता, तो ऐसी विधि को कहा जाता है प्रत्यक्ष विधि, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 है कि व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है, यानी व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला वाला देखिएगा कि व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा याद करना, ये व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। या बी है कि भाषा प्रयोग में अतिशुद्धतावादी होना, सी है कि व्याकरणिक तत्वों की सूची बनाना तथा डी है कि भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। तो देखिए कि व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य ये है कि भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना, यानी जब आप भाषा प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें व्याकरण का ध्यान रखना, ये व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि भाषा में आकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। जब आप भाषा में आकलन करेंगे, गणना करेंगे, तो आप सबसे कम महत्व किसे देंगे। तो पहला वाला देखिएगा कि प्रश्नों के उत्तर लिखना, यानी आप जब भाषा का आकलन करेंगे तो सबसे कम महत्व प्रश्नों के उत्तर लिखने को देंगे, या प्रश्नों का निर्माण करने को देंगे, या परिचर्चा या सृजनात्मक लेखन को। तो देखिए कि भाषा में आकलन करते समय तो सबसे कम महत्व हम परिचर्चा को देंगे। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 है कि भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि केवल बच्चों की कमियां जानना, यानी भाषा में तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है कि केवल बच्चों की कमियां जानना, या केवल यह जानना कि बच्चों ने कितना सीखा, या सी है कि बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखना, तथा डी है कि बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना। तो देखिएगा कि भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य ये है कि बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना। तो ये भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य कहलाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए इस वीडियो का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 13 है कि बच्चों में सृजनात्मक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो देखिए कि बच्चों में सृजनात्मक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए तो इसमें सर्वश्रेष्ठ विधि पूछा गया है। तो वो विधि कौन सी है। तो पहला है कि पढ़ी गई कहानी को संक्षेप में लिखना, यानी बच्चों में सृजनात्मक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए तो सर्वश्रेष्ठ विधि है कि पढ़ी गई कहानी को संक्षेप में लिखना। या बी है कि भूकंप आने पर जो तबाही हुई उसके बारे में अपने अनुभव लिखना। सी है कि 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखवाना, तथा डी है कि मेरा आदर्श विद्यालय पर निबंध लिखवाना। तो देखिए कि बच्चों में सृजनात्मक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए तो सर्वश्रेष्ठ विधि है कि भूकंप आने पर जो तबाही हुई उसके बारे में अपने अनुभव लिखना। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।